हाँ जी बेटा, कर लिया जी पिछले लेक्चर तैयार। चलो 60-70% मैं मान के चलूंगा कि आपको समझ आए होंगे, है ना? ठीक है ना? फिर भी मैं काफ़ी सरल काम कराने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे। टिपिकल वर्क को, जो मुझे लगता है कि टिपिकल वर्क को एक तरीके से बता सकता हूँ तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं उसको एक बार स्किप करी जा रहा हूँ, है ना? पर इतनी चीज़ें भी आप सीख लोगे ना तो मिलने के बाद अपने को काफ़ी हेल्प रहेगी। क्योंकि आप ये मान के चलो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर मैं बड़ी मुश्किल से आपको 60% तक कंप्लीट करूंगा, 60-65। इसके अलावा की चीज़ें तो बेटे अपने को मिलने पर ही सारी समझ आएंगी, ठीक है ना? जिनको मतलब मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ। तो चलिए अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना? लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ना 3-4 बच्चों की, 4-5 बच्चों की 2 क्वारीज थी, 2 पॉइंट्स की, वो थोड़ा समझा दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे आपको ना ये ध्यान रखना है कि जो ग्राफ मैं आपको बनवा रहा हूँ या जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ उससे कोई भी पंगेबाजी मत लेना। कोई आपकी मॉडर्न फिजिक्स की किताब हो, चाहे कोई आपकी प्रदीप की बुक हो, एनसीईआरटी की बुक हो, अब ये रेफरेंस बुकें नहीं रही हैं इन माय सब्जेक्ट। ये किताबें खत्म हो गई हैं। ये तो जस्ट क्या है कि आपको कुछ तो करवाना ही है भाई, तो इसलिए आपको इन किताबों को लगवाना पड़ता है। क्लियर? एग्जाम में वही चीज आएगी जो मैंने आपको लिख के दी है, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है। ओके। सेकेंडली क्या होता है, आप समझे मेरी बात को। बीटा पार्टिकल है, एक न्यूक्लियस में से निकलता है। आज से 50 साल पहले जो न्यूक्लियस था किसी भी एलिमेंट का, और 25 साल पहले जो न्यूक्लियस था, 5 साल पहले जो न्यूक्लियस है, और आज न्यूक्लियस है चाहे मैं कहता हूं हीलियम का ही न्यूक्लियस लगा लीजिएगा, 50 साल से लेके आज तक उस न्यूक्लियस के अंदर रैपिडली कमजोरी आ रही है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी घट रही है। तो करके बच्चों, जो ग्राफ एनटीए की तरफ से प्रवान हुए होते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर चलते हैं, केमिकल लैब्स में चलते हैं, उन्हीं लोगों ने कल को एनटीए का पेपर डालना होता है और +2 का पेपर डालना होता है। यू गेट माई पॉइंट? तो आपको उन्हीं को ही प्रेफरेबल रखना है, ठीक है ना? ये बाकी ये सब फालतू है। जैसे मैं आपको बताता हूं, बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, ये बीटा डी के है। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने ग्रेजुएशन या पीजी वगैरह पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर, ये अकेला आर्टिकल ना 2 लेक्चर्स का है। इसमें स्टॉपिंग पावर, स्टैगलिंग, इतना कुछ आता है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब वो सारा कुछ तो आपकी क्लास के लेवल में नहीं है ना, तो मैं उसको कैसे सिस्टमेटिकली कैसे आपको सेटल किया उसको मैंने, कि भाई इतनी चीजें याद करा दो कि +2 और मल्टीपल में बच्चे का 100 में से 200 नंबर वाला काम हो जाए। यू गेट माई पॉइंट? ओके। अब ध्यान से देखिए आपकी बुक का बीटा ग्राफ। 1 मिनट मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना? 1 मिनट है। कहाँ गया यार? अब ये देखो, ये बेटा आपकी बुक का बीटा ग्राफ है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, ये एंड में खत्म हो रहा है। ये ग्राफ ही नहीं होता, ये ग्राफ ही नहीं होता। अब ये देखिएगा, अब वो हंसी आएगी। लाइन क्या लिखी है यहां पे पढ़ना, ओनली वेरी फ्यू बीटा पार्टिकल कैरी मैक्सिमम एनर्जी कार्ड एंड पॉइंट एनर्जी। मतलब एंड पॉइंट एनर्जी पे कुछ बीटा पार्टिकल होते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ बताना कितने, 0 है। ये पागल है बेटे, ठीक है ना? ये 1 नंबर के। तो अब सर इन सब चीजों को, तभी मैंने आपको बोला था कि इस किताब के अंदर ये आधी चीजें गलत है, इसीलिए मैं आपको 60-65% काम करवा रहा हूं। उसके अलावा मिलोगे, मैं इतना इंप्रूवमेंट दूंगा आपको, मैं कहता हूं केमिस्ट्री में आपको मजा आ जाएगा यार, ठीक है ना? चलिए सर, एनीवे एक तो प्लीज आप इन्हीं चीजों को याद करिएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना? इसी तरीके से, क्योंकि इसके ज्यादा चीज हमारे काम की नहीं है। जैसे अब एक, जैसे ये वाला ग्राफ आया, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। ये बेटा जो कर्व है ना, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का कर्व है। इसको प्रैक्टिकली समझो क्या कह रहा है ये कर्व। कहता 0 से A तक का मुझे ग्राफ बनाना है। A कितना है? 300 लगा लो, 325 लगा लो, 325 लगा लो, जो मर्जी लगा लो। अब भाई सोच के देखो, 0 से लेके 325 तक या 250 तक, 260 तक, सारी दुनिया का A आ गया, एलिमेंट्स का A आ गया, ZMA का 26 फेरस 56, कुछ और 20 कैलोरी, कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 41,
2 हीलियम 4, सारा कुछ आ गया। जब इस कर्व को प्रॉपरली मुंबई यूनिवर्सिटीज में बनाया गया, भाभा एटॉमिक सेल सेंटर में बनाया गया, तो इसकी 5 पीक्स ऊपर आई, 1 2 3 4, ये भी 5वीं पीक ही होती है, तभी मैंने 5 चीजें लिखाई आपको। 4 डिप्स आए, ये लिखवाई मैंने आपको। सुनिए चलना मेरी बात ध्यान से, लॉजिक बताया मैंने आपको, ये बताया तो सुनिए चलना मेरी बात को, कि जनाब इनकी जो ये पीक आने का कारण ये है क्योंकि इनके जेड और एन ना इवन होते हैं। मैंने बताया कि नहीं बताया? और डीप आने का कारण ये है कि इनके जेड और एन ऑड होते हैं। हाँ के ना? ओके, बता सकते हैं क्यों? मैंने तो बताया ही नहीं आपको। अरे भाई मैंने आपको नहीं बताया कल ये कि इवन होने के बाद भी ये इतने शक्तिशाली, इतने स्टेबल क्यों है? इसके लिए मेरे को 15 मिनट चाहिए। जब तक मैं आपकी आंखों से आंखें डाल के बात नहीं करूंगा, मैं आपको ये नहीं समझा सकता। फिर मैं आपको 3 नए कॉन्सेप्ट ला के दूंगा, फिर इसका प्रूफ होएगा कि जनाब दैट इज द रीजन। ये रीजन आप नेट पे निकाल के दिखा दो। अगर नेट इतना ही सरल हो यार, फिर तो जरूरत ही नहीं किसी की, क्योंकि नेट के अंदर जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे ये एकदम से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे चला जाएगा, जो आपके काम का ही नहीं है। तो अब ये चीज मेरे को छोड़नी पड़ी मजबूरी में। क्यों? मैं अपने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर कल को जब हम मिलेंगे तो मुझे इस चीज पे तो कॉन्फिडेंस बनेगा ना कि मेरे बच्चों को ये और ये चीजें तो पता है। इसके बाद मैं आगे खींच दूंगा मीटर साथ के साथ ही। तभी मैंने आपको कहा था कि मैं मल्टीपल शुरू करवाऊंगा तो 60 to 70% मल्टीपल करना। क्लियर? क्योंकि बेटे मेरी एक नेचर है, मेरे को तो ये सब चीजें जब तक मैं अच्छे से नहीं कराऊं मेरे को खुद को टिका नहीं आता। ये बाकी मतलब ये अदर ट्यूशंस की तरह मेरे से नहीं पढ़ाया जाता कि चालू सा काम कराओ, उनको आता ही नहीं, आप उनसे जानते नहीं मेरे को। ठीक है ना जी? तो अब ये रीजन है। सेकेंडली अब आप ये बुक देखो, बुक के अंदर जो एक ग्राफ बना है ये ना सदियों पुराना ग्राफ है। उसके बाद तो इस ग्राफ के बाद तो 1000 ग्राफ चेंज हो गए इस ग्राफ के बाद। ये तो महामूर्खों वाला काम है, जो चीज है ही नहीं। क्लियर? अब कल को ये ग्राफ आ जाए, देखना 1 2 3 पीक्स बनाई हुई हैं, बताओ क्या करोगे? क्लियर? एब्सोल्युटली रॉन्ग कर्व इन आवर डेज। क्लियर सर? अभी देखो किताब में लिखा नहीं, वो ध्यान से देखो, अभी कहीं मर्जी पढ़ लो यार, बुरे हाल है। ये देखो क्या लिखे, 2 से 20 के अंदर 2 हीलियम ये और ऑक्सीजन है, पीक्स इंडिकेट करती हैं, क्योंकि बस इंडिकेट करती हैं, बस हो गया हो गया हो गया, हो गया। क्या बात बनी? ठीक है जी। तो इसलिए अब इसका जो ऊपर का ही प्रूफ है ये वाला देखिएगा, ये मैंने नहीं कराया ना। हाँ, अब इसको कर मत लेना कहीं पे, ये एक चुटकुला है, ये चुटकुला मिलने पे सुनाऊंगा आपको, तभी मैं इस चैप्टर के प्रॉपर आपको निशान लगवाऊंगा कि जैसे मैंने पढ़ा है। ठीक? हाँ, इसमें एक चीज की मिस्टेक मेरे से जरूर होगी, वो मिस्टेक भी नहीं है यार, ठीक भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बच्चे ने लिखा है कि सर आपने पीक्स बिल्कुल सेम हाइट पे बनाई है। नहीं बेटा, आप ध्यान से देखो तो सही, कहाँ सेम हाइट पे है? ये देखो, ये इससे थोड़ी सी ऊपर, इससे थोड़ी सी ऊपर, इससे थोड़ी सी ऊपर। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दो, लेकिन इतना फर्क नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, पीक बनानी है पैसे बना देना, 1 थोड़ा सा ऐसे बना दो, 2 थोड़ा सा ऐसे बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर ये पीक इतनी मत लेके जाना कि 8.8 को क्रॉस कर जाए। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये सबसे ऊपर जानी है ना, फेरस वाली, ये चीज है। तो ये बेटे नेचर के ग्राफ है, और ये नेचर के साथ अपडेट रहना पड़ता है, ये नेट नूट पे नहीं मिलती ये चीजें। तो करके अब ना तो आपने बीटा पार्टिकल में ही गलती करनी है, ना उसमें करनी है, और ये मैं आपसे बारी बारी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बाकी तो देखो आपकी इच्छा, ठीक है ना, कि प्लीज जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा मथा पच्ची मत मारना, नहीं सारा इधर उधर गलत चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, कल को भैया हमारी गारंटी नहीं है फिर। ठीक है ना? लो सर, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना, बहुत सोच समझ के बेटे हमारी गाड़ी चलती है। बाकी गाड़ी तो मैं खुद चलाता ही नहीं, ठीक है ना, मेरे को तो इनको देख के हंसी आती है भी हो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ जी, चलिए सर, एनीवे इतना काम नक्की हो गया। अच्छा, अब जैसे आप ध्यान करिएगा, मैंने कल आपको करवाया था ऑस्टन का पैकिंग फ्रैक्शन एफ डेल्टा एम अपॉन ए, सुनने वाली बात है, ठीक है ना। आपकी बुक में तो ये टॉपिक अच्छा दिया ही नहीं हुआ। क्लियर? लिख दिया डेल्टा एम बाय ए, ओके। फिर मैंने लिख दिया कि डेल्टा एम कौन होता है जी? मास एक्सेस होता है। क्या लिखा था आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डेल्टा एम क्या होता है जी? मास एक्सेस होता है। मैंने कराया था, बिल्कुल सर आपने कराया था, ओके। फिर मैंने कह दिया था जी मास एक्सेस की वैल्यू लिख दी थी शायद कोई, जेड एम में माइनस ए अपॉन ए लिख दिया था। आपको तीनों फार्मूले याद करा दिए,
हाँ कि ना? करा दिए। क्या मतलब बना इस चीज का? क्या मतलब है कि सर मास एक्सेस ज्यादा होने से न्यूक्लियस स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? मैं बताता हूं आपको, सुनो। ये कॉपी में मत लिखना, इसको आप याद करिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मैंने डेल्टा M1 या M डैश जो भी लिखाया था ए जेड एम ए माइनस ए अपॉन ए, ये लिखा था कि नहीं लिखा था? ओके। मैंने कहा था ये मास एक्सेस है, आपको याद करा दिया मैंने। ओके सर, इसका मतलब क्या बना? क्या कोई मतलब समझ आता है आपको? मैं पूछूं, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ेगा, ज्यादा होगा, वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? आपकी बुक में लिखा है, प्रदीप का नहीं मुझे पता, किसी बुक में क्या पता, इसी में भी लिखा हो मुझे नहीं पता, कि जो कि ये चीज मैंने कल करवाई नहीं, जान के नहीं कराई, बता रहा हूं ना आपको मैं, ताकि मेरे बच्चों को फार्मूले याद हो। एप्लीकेशन में कराऊंगा आपको। पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ गया तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। जितना पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ाओगे उतना न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। क्लियर? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर तो मान लो ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट होता, फिर तो बेटे अगर ये मास डिफेक्ट होता डेल्टा एम, फिर तो डेल्टा एम बढ़ा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, तो स्टेबिलिटी बढ़ी, तो एफ भी बढ़ा, क्योंकि आप जानते ही हैं। मेरी बात को सुनो बेटे ढंग से, अपने दिमाग के दरवाजे खोलो अच्छी तरह से। मैंने बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनवाया था ना, डेल्टा एम सी स्क्वेयर। जिसका डेल्टा एम ज्यादा होगा वो ज्यादा मजबूत होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अब आप अपनी बुक खोल के देखना, आपकी बुक में ये भी डेल्टा एम है, ये भी डेल्टा एम है। मैं देखूं जरा। नहीं, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, किसी और बुक में था वो, इसमें तो लिखा नहीं हुआ। इसमें क्या कर दिया उसने, चक्के एम माइनस है। आपकी बुक में ये फार्मूला लिखा है, एम माइनस है। मुझे बताओ तो सही मतलब क्या है इसका? एक, चलो अब मैं अपनी बात ही घुमा रहा हूं कि इसका मतलब ये दोनों डेल्टा एम अलग अलग है ना। ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट है, ये डेल्टा एम मास एक्सेस है। जिसका डेल्टा एम ज्यादा होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। बिल्कुल। अब इसको पढ़िए, जिसका डेल्टा एम डैश ज्यादा होगा उसका एफ ज्यादा होगा, वो अनस्टेबल होगा। ये दोनों रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं। अरे मेरे भाई, समझ आ रहा है ना? जिसका डेल्टा एम ज्यादा होगा वो स्टेबल होता है, कल पढ़ा तो था हमने, ये तो कल प्रूफ कराया मैंने आपको। पर जिसका डेल्टा एम डैश ज्यादा होगा तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, वो अनस्टेबल होगा। गुप्ता सर कल तो आपने ये लाइन बताई नहीं, मैंने कल नहीं बताई, मैं मानता हूं। क्लियर? चलो आज मैंने बता दी, आपने रट्टा मार लिया। अब मैं पूछूं क्यों? क्यों भाई? अब बेटे अगर मैं इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास 5 लाइनों का प्रूफ दूं तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो वो सब चीजें बेटे जब तक हम आपस में नहीं मिलेंगे मैं आपको करा ही नहीं सकता, समझाऊं कैसे, मेरे समझ नहीं आती। हाँ, लेकिन जैसे ही मिलेंगे किताब से बिल्कुल फ्रेश कर दूंगा आपको, किताब देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी है आपको। ठीक है ना जी? इसलिए ज्यादा अपना दिमाग खराब मत किया करो, ठीक है ना? जो करा रहा हूं तो टिका के याद करो। हाँ ठीक है, टॉपिक में जरूर दिक्कत है, अब किताब में आपको बारी बारी कर रहा हूं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, चीज पूछो आप, एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन उस चीज से ना अपने दिमाग को खराब मत करो। ऐसा मत करना कि वो चीज आपके दिमाग में रह जाए, कल को फिर वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो आई थिंक आपको बीटा डीके का कंफ्यूजन भी खत्म हो गया, वो तो आपकी बुक के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन आ गई है। आपको इसका कंफ्यूजन भी खत्म हो गया। दो, ये चीज बेटा मैंने याद करा दी, प्लीज मेरे कहने पे याद तो कर लोगे भाई मेरे, कि जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होता है। सर क्यों? अब मिलना, मैं एक वीक में आपकी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। आपके लिए ना प्रॉपर प्रोग्राम बनाया हुआ है मेरे पास, ठीक है ना? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। लो सर, मसला हल। लो जी, तो अब ना ठीक है मेरी बात? चलिए सर, चलो अभी भी कोई दिक्कत हो कोई बात नहीं, फिर बता देना मेरे को। न्यूक्ली, क्योंकि ना एक चीज का ना बहुत डर लगता है यार, ये आपकी एज से बेटे मैं निकला हुआ हूँ, ये गलत चीजें, गलत किताबें ये इतना परेशान करती हैं ना कि हम लोग इसको याद कर लेते हैं। नेचुरली बात है, याद तो करना ही है हमने, टीचर ने कह दिया कि नहीं जी यही सही है तो बेटे ठीक है, फिर मानना भी पड़ता है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन वही क्वेश्चन फिर पेपर में जाके होते हैं गलत। आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, अब आप मुझे ये बताओ कि आप क्वेश्चन गलत करके आए, आपको ये कब पता लगेगा कि ये क्वेश्चन आपने गलत किया है? मैं बताऊं कब पता लगेगा?
कम से कम 5 से 6 साल बाद जब आप अपनी बीटेक या एमबीबीएस वगैरह कुछ भी कंप्लीट करते हो, फिर उन क्लासेस में जाके ये टॉपिक आते हैं, फिर आपको रिकॉल करेगा, अरे यार बंदा तो गलत पढ़ा के गया था, हमारे को क्या पढ़ा दिया था, किताब में सारे बेकार लिखा हुआ था, हम उसी को मान गए, पर उसमें वो समय निकल गया। और मेरी कोशिश ये रहती है कि 6 साल बाद आपको इस टाइप की चीज ना मिले, 6 साल बाद आपको वही चीज मिले कि नहीं जनाब, जो चीज +2 में या +1 में पढ़ी थी वही चीज सही है, गलत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि इनके ऊपर तो हमने बहुत रिसर्च करी हुई है, रोज ही काम चलता है हमारा यार। ठीक है जी, तो चलिए सर, एनीवे आप जितनी मर्जी इंक्वायरीज किया करो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, सबके जवाब दूंगा, पर प्लीज अपना दिमाग खराब मत करना, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है ना, क्योंकि अपना मेल हो नहीं रहा और मुझको डर ये लगता है कि उल्टे पुल्टे चीजें याद यूद कर ली ना तो फिर कहीं पेपर में ना गलत कराओ। ये देखो लिखा हुआ, इनफैक्ट पैकिंग फ्रैक्शन मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। इनसे ना डायलॉग तो कितने मर्जी मरवा लो, देख तो सही, ये सभी किताबों का एक ही हाल है, अकेली ये ऐसी नहीं है, सब एक जैसी हैं, सारे नोट्स एक जैसे हैं, खोल के देखो। इनफैक्ट पैकिंग फ्रैक्शन मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्मॉलर द पैकिंग फ्रैक्शन लार्जर द स्टेबिलिटी। मेरे वाली बात आ गई ना, अगर पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है तो अनस्टेबल है, अगर पैकिंग फ्रैक्शन कम है तो स्टेबल है। लिख दिया ना, है ना। अब ये मुंह उठा के चेप दिया इसने, इसको पूछे क्यों, क्या जवाब है, दैट इज द रीजन। और जो ये ग्राफ है ये महाबेवकूफ, ये ना ग्रेजुएशन का ग्राफ है, जहां पे इतनी ज्यादा इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, इसमें इतना नहीं, इसके अंदर 18-20 एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं तो जाके पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आती है। क्लियर। तो भैया तभी मैं आपसे बारी बारी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, अब जैसे ना जीसी अग्रवाल की बुक है, उसकी इस चैप्टर की आप थ्योरी देखना, ग्रेजुएशन की थ्योरी डाल रखी है, तभी मैं आपको कह रहा हूं। हाँ, इतना मैं आपसे वादा करता हूं, ये चैप्टर और एक आएगा मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर, जिसमें बोहर मॉडल, एक्सरे, रेडियो, ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सब कुछ आता होता है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर। इसलिए प्लीज इसको थोड़ा ना बस दिमाग खराब मत करना यार, इतनी सी मेरी बात है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा। चलो सर, मुझे लग रहा है काफी हद तक कहानी सेट होगी अब। ठीक है, लो जी, अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, क्या होता है, आमतौर पे हम न्यूक्लियस का साइज ना स्फेरिकल लेते हैं आमतौर पे, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो पहला टॉपिक आता है बेटे इसमें साइज का, किसका आता है बच्चों, साइज का। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल है। मुझे लगता है आपको बात समझ भी आ रही होगी यार। सोचो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर, ये तो जानती है ना, मास नंबर। तो भाई जितना बड़ा वॉल्यूम, जितना बड़ा कमरा उतने ज्यादा लोग, तो जितना वॉल्यूम ज्यादा ए भी ज्यादा होगा। या वॉल्यूम को आप लिख लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए, या लिख लेना आर प्रोपोर्शनल टू ए की 1/3, या लिख लेना बेटे आर इक्वल टू R0 ए की 1/3। हाँ कि ना। ठीक है जी। अब सर ये R0 की वैल्यू कहां से कहां होती है, R0 की वैल्यू होती है 1.2 से लेके 1.6 फर्मी मीटर। F का मतलब होता है फर्मी, आप जानते, मैंने आपको +1 में कराया भी था। फर्मी क्या होता है, फर्मी याद आ गया होगा, 10 की पावर -15 आ गया याद, के नहीं है ना जी। तो R0 की वैल्यू होती है 1.2 से 1.6 फर्मी, ये फार्मूला होता है, मतलब A के साथ साथ R चेंज होगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर जो ये R0 है, इसकी जो भी आपने, इसका मतलब कांस्टेंट ही है ना, तो इसकी वैल्यू ऐसे चेंज क्यों होती है। उसका रीजन ये है बेटे, आपको पता भी होगा कि ठीक है न्यूक्लियस को स्फीयर तो मान लिया, बेसिकली थोड़ी सी ये डिफॉर्म्ड स्फीयर होता है। ये ना आपको आना चाहिए, वैसे ये केमिस्ट्री का चैप्टर है,
इसके ऊपर अब मुझे ये नहीं पता आपके प्लस टू के सिलेबस में है कि नहीं है, पर ग्रेजुएशन के अंदर तो ये ना न्यूक्लियर फिजिक्स में आता होता है, कम से कम 4 लेक्चरों का काम होता है ये, डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस। तो ठीक है, आपकी क्लास तक हम इसको सफियर ही मानते हैं, आपकी क्लास तक इसको हम सफियर ही मानते हैं, लेकिन जब भी आपसे R0 की वैल्यू पूछे तो बेटे ये रेंज में लिख देना, ड्यू टू डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये तो मुझे पता नहीं आपकी किताब में ऐसा कुछ है कि नहीं है, लेकिन आपको जो बता रहा हूं उस हिसाब से चलना। ठीक है सर? नहीं, आपकी बुक में नहीं है बेटे, आपकी बुक में तो इसको कांस्टेंट बोला हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हाँ नाम जरूर इसका इंपेरिकल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इंपेरिकल कांस्टेंट। इंपेरिकल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, समझते हो ना? जो एक मान्यता के हिसाब से कांस्टेंट माना हो जिसको, तभी मैंने कहा है कि डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होता है। मेरी बात से सहमत है? एक। अब आइए दूसरा नंबर, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों? आप जानते हैं किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी हो तो वॉल्यूम अपॉन मास होता है, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सभी को पता ही है? यस सर, बिल्कुल पता है। अच्छा, कल परसों की बात है, प्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं ना कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास प्रोक्सीमेटली इक्वल है। देखो वैसे तो कल बताया था न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन चलो अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल कह सकते हैं। ओके, शायद पता भी होगा 1.66 10 की पावर कितना होता है? -27 kg होता है। ये भी आप जानते होगे, केमिस्ट्री में साथ ही नहीं पढ़ते हो यार। ठीक है जी, तो खुद ही बताइए डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। बताएगा कोई बच्चा? न्यूक्लियस का मास कितना होगा? मैं बोलूं m इंटू ए, सोच के देखो। हुई स्मॉल m, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, सोचो। हु इज ए? मेरे भाई प्रोटॉन के नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर, तो प्रोटॉन के नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को ए बोलते हैं। उसको आप छोटे m से, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से किसी मर्जी एक m से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब खुद ही बताओ, बन गया ना m में? बिल्कुल ठीक है सर। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से रो देखना कितना बना, 3m में 4 पाई। अब बताओ जरा r क्या होता है? अरे मेरे भाई अभी तो किया था, R0 a की पावर 1/3 का क्यूब, ये रहा बेटे r। ठीक है, तो अब बताएंगे रो कितना बन गया बच्चों? 3m में 4 पाई R0 क्यूब इंटू ए से कट गया, तो कितना शानदार क्वेश्चन है। 3m अपॉन 4 पाई R0 क्यूब। ठीक है, ओके। अब खुद ही बताओ 3m कितना होता है? 1.66 10 की पावर -27। देखो वैसे तो ये अप्रोक्सीमेशन करेक्शन वैल्यू तो आएगी ना, क्योंकि हमने m तो लिख लिया, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली सेम थोड़ी होता है, तो थोड़ी बहुत डेंसिटी में करेक्शन चलती है ना। 4 पाई भी आप जानते हैं बेटा, R0 है ना। R0 को आम तौर पे, देखो बाकी तो आपकी मर्जी है, आम तौर पे ना 1.2 यूज किया जाता है, लोअर वैल्यू का। क्यों गुप्ता सर क्यों? एक्चुअली क्या होता है ना, सफियर के लिए 1.2 होती है, जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो वो डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस बनता जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, 1.2 लगाओ 1.3 लगाओ। कुछ किताबें तो इतनी इंटेलिजेंट हैं उनमें शायद 1.1 लिखा होता है, ठीक है ना जी, तो वो बेकार है। ओके, इसको सॉल्व किया तो राउंड अबाउट आंसर आता होता है 2.98 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। कितना आता है बेटे? 2.98 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। जो तो बेटा ये 2.98 लिखा है, इसके पीछे तो मैं पढ़ता नहीं, चाहे आप 2.53 लिखो चाहे कुछ मर्जी लिखो, बाकी क्या है कैलकुलेशन कर करके मेरे मुंह पे 2.98 चढ़ा हुआ है। लेकिन पीछे वाली बात मत छोड़ना भाई। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी 10 की पावर 17 के ऑर्डर की होती है, एक बात। और आप कह सकते हैं ना कि जो डेंसिटी है लाइकली कांस्टेंट है। क्यों बेटा? ये फार्मूला तो देखना, 3 कांस्टेंट
अरे एम भी तो कांस्टेंट है मेरे भाई, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर जीरो भी तो अगर सफेरिकली मान लें तो कांस्टेंट ही हुआ। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी एक कांस्टेंट डेंसिटी होती है। तो बच्चों ये चीज आपको केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत रोल प्ले करेगी कि आपके पास एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, एक हीलियम का न्यूक्लियस है, एक मॉलिब्डेनम का न्यूक्लियस है, एक वेनेडियम का न्यूक्लियस है। शायद आपने ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में आता होता है क्या, इनऑर्गेनिक में देखा भी होगा। तो मतलब तीन आते होते हैं, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, ऐसे करके से, है ना। तो कहता बताओगे कौन सा, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हमारे दिमाग में कई क्वेश्चन घर कर जाते हैं कि जी जो नोबल गैस है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, कोई कहता है नहीं यार ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। नहीं बेटे नहीं, सब जानोगे न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, लाइकली टू कांस्टेंट। हमेशा इसकी डी चॉइस बनेगी कि सभी की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। हाँ इतना जरूर कहते हैं कि डेंसिटी की वैल्यू इतनी ज्यादा है, तभी तो कहते हैं कि न्यूक्लियस एक शक्तिशाली चीज है। सोचो डेंसिटी का यार ऑर्डर इतना जबरदस्त है, तब 17 का 10 की पावर 17 वाला, तभी तो बोलते हैं ये क्लोजली नहीं, क्या होता है, डेंसली पैक्ड होते हैं। याद आया ना, इनमें जो न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, न्यूक्लियस में डेंसली पैक्ड होते हैं, तभी तो कहते हैं कि न्यूक्लियस बड़ा मजबूत होता है। देखिए सर, मुझे लगता है मेरी बात समझ आई होगी आपको। चलो अच्छी बात है। तभी जैसे क्वेश्चन आता है, पॉइंट है, ना भी कराऊं ना तब भी आपको आएगा, ऐसी बात नहीं है बेटे। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, यू नो वेरी वेल। बोलो बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सिंपल न्यूक्लियस की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी का रेशियो बताओ, 10 की पावर 14 बता दूं। इतनी बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, कहने की हद नहीं है। पर अब तो बेटे प्लस 2 के अंदर भी 20 नंबर के एमसीक्यू आने हैं, तो क्या पता अब तो प्लस 2 बेसिक में मिल जाए। आपकी प्रदीप में भी होगा ये 10 की पावर 14 वाला। लो बच्चों, अब मुझे बताओ इतनी बात आपके पल्ले पड़ती है कि नहीं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। लो जी, अब इतना प्रोग्राम सेट हो गया। अब आता है एक छोटी सी कहानी जो मैं बेटे आपको +1 में वर्क पावर एनर्जी में पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका, पर एक बार मेरी ड्यूटी बनती है उसको बताने की, तो इसलिए बता रहा हूं। फिर शुरू करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है जी। जैसे कहता है जी 1 AMU क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। व्हाट इज 1 AMU, क्या होता है। 1 अपॉन, मुझे याद नहीं, बताना जरा क्या था। 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑफ 6C12 आइसोटॉप, ऐसा कुछ था ना। बोलो बेटा, आपने किया भी होगा डेफिनेशन वाइज। 1 AMU 1/12 ऑफ 12 ग्राम का, ऐसे कि याद नहीं आया। 1/12 इंटू 12 अपॉन दिस, 12 अपॉन ये तो होता है एक एटम का, उसका 12वां हिस्सा। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। ये तो ज्यादा डिटेल में ना कराऊं ना बेटे, समझ आ गया होगा। या केजी में ये होता होगा, ये तो मेरे हिसाब से सभी को आता है। ठीक है बेटा, चलिए अच्छी बात है। इसको एक AMU बोलते हैं। हाँ, अब ना छोटी सी आपको चीज करवा देता हूं ताकि आपको सहूलियत रहे चीजें याद करने में। जैसे ना एक प्रूफ आता है, ये मेरा ना +1 में भी कराया हुआ आपको, कि एनर्जी का फार्मूला mc² होता है। मैं आपसे पूछूं 1 AMU की एनर्जी बता, तो मास तो होगा 1.66 10 की पावर -27, C² हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। बोलो बच्चों,
कितना जाउल हो जाएगा ना ये, जाउल। लेकिन आजकल ना न्यूमेरिकल्स की हैबिट बन गई है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है। तो आप में से हर एक बच्चा जानते ही होगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 10 की पावर -13 जाउल होगा ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 की पावर -13 जाउल। तो 1 मेगा इतना हो जाएगा। तो एक जाउल में कितने मेगा होंगे? मोस्टली जिन बच्चों ने मेरे से वर्क पावर एनर्जी किया हुआ है उनको +1 में मैं सारा कराता होता हूँ ये वाला। ठीक है बेटा, तो एक ये चीज यहां जाएगी। तो इतने सारे जाउल किसके बराबर होंगे कि कैसे करूं यार, ये ऊपर वाली रकम को लिख रहा हूं, दिस ये वाली अपॉन दिस, दिमाग लगाओ बेटे, MeV। क्या रिपीट करूं, 1 MeV इतने जाउल, तो एक जाउल हो जाएगा दिस अपॉन दिस MeV, तो ये mc², तो इतने जाउल, इतने अपॉन इतने MeV। इसको आप सॉल्व करिए, तो चलो वैसे तो आप कितना मर्जी कही जाना, 931 MeV आंसर आता होता है। ये चीज ये है, ये चीज ये है। कहो तो रिपीट कर। मेरे को लगता है ये सभी बच्चों को आता होगा, ये कोई नई चीज नहीं पढ़ाई मैंने। mc², बस वो जाउल में था, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दिया और क्या। लेकिन अब मैं थोड़ी सी आपको सहूलियत दे देता हूं एक चीज याद करने की, ताकि आपके ना न्यूमेरिकल्स किसी भी कीमत पे गलत ना हो। क्या, सुनो मैं बताता हूं। जैसे ध्यान से सुनना, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.007 AMU होता है, मैंने बताया था। आगे तुम लिख लो 4 6 7, अरे यार 3 डिजिट और कुछ मर्जी पका ही मरी जो। ये फिजिक्स में तो चाहे ये 3 डिजिट मत करना, केमिस्ट्री में जरूर करके आना, इंप्रेशन पड़ता है बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ये मास हो गया। अब बताएंगे एनर्जी कितनी आएगी इसकी, प्रोटॉन की। मेरे भाई 1.007467 इतना AMU, एक AMU की एनर्जी होती है 931। कितना आंसर आएगा इसका, 934 से लेके 937 MeV। गुप्ता सर ये मैंने आपको एक रेंज लिखवा दी है, इसी के अप्रोक्सीमेट आंसर आते होते हैं। रेंज इसलिए, ये पीछे वाली चीजें तंग करती है ना हमें। ऐसे ही मैं पूछूं जरा बताना न्यूट्रॉन की, तो आपने पढ़ा तो था 1.008, पीछे तो कुछ मर्जी लिखी जाओ यार, 4 8 9, अरे कुछ मर्जी लिखी जाओ मेरे भाई। तो ये चलती है 938 से लेके 941 के बीच में, दो। ये न्यूट्रॉन का चलता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन का पढ़ा हो, देखो मेरे को तो आता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं। 1 2 3 जीरो आते हैं, फिर 2 5 आते होते हैं, इतना AMU। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0.00055 इंटू 931, आमतौर पे 0.511 MeV। ये मेरा +1 में कराया हुआ है आपको। सिर्फ फर्क इतना है, +1 में आपको किलोग्राम की वैल्यू दे के करवाया था, अब आपको AMU की फॉर्म में करवा दिया। बोलिए सर, मेरे को लगता है आपको अच्छा लगा होगा। देखो जी, समझ आ रही है कहानी कि नहीं? ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ना ऐसे करते हैं, मैं एक बार अभी ना थ्योरी तो बुक की ना जितना आपका मन करे बेटा उतना पढ़ लेना एक बार, अभी 1-2 दिन मेरे को और दे दो, ठीक है ना। मैं थोड़ी कहानी से घुमा लूँ जरा न्यूक्लियर फोर्सेस की, और थोड़ी बहुत और, फिर मैं एक दिन बैठ के ना निशान लगवाता हूँ आपको। अभी ना कंफ्यूजन सा होएगा, स्वाद सा नहीं आता अभी। ला बेटे अब एक काम करिएगा, इतना काम जो थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी है आप पढ़ लेना, ठीक है जी। अब ना आप सॉल्व एग्जाम्पल 1 से गाड़ी स्टार्ट करना, टाइप ए। आज टाइप ए करवा देते हैं आपको, 8/73 पेज पे है। क्लियर, मेरी बात से सहमत है? ओके। एक आपको ये तो आता होगा ना फार्मूला निकालना, एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है, वो केमिस्ट्री में आता है आपको ये चीज निकालनी। और रिलेटिव अबंडेंस दिया हो अगर आइसोटॉप का, तो
वो रिलेटिव अबंडेंस कैसे होती है? जैसे कोई चीज x% है तो उस आइसोटॉप का मास m1 है, तो दूसरी बन जाती है 100 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स, तो उस आइसोटॉप की वैल्यू m2 है, अपो नीचे 100 आ जाता होता है ना? समझ आ रही है ना मेरी बात? ठीक है ना? और ये वो एक क्या कहते हैं अपने नेचुरल मास की एक एवरेज वैल्यू आ जाती होती है ना? ये रिलेटिव अबंडेंस होता है x, ये 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये आइसोटॉप के मास होते हैं, ये m1 मास या m2 मास, और इससे ये एवरेज वैल्यू आ जाती है। एवरेज वैल्यू ऑफ एटम लगा लो, कुछ भी कह दो यहाँ, अगर एक आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस दी हो तो ये फार्मूले आपको आते होंगे केमिस्ट्री में। एग्जाम्पल 2 है, पढ़ के देखिएगा, नहीं मैं बता दूंगा, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर जो 1 है उसका आंसर है 2.29 10 की पावर 17। समझ गए क्या है ये? अरे सर वही तो है, डेंसिटी 2 होगी रिलेटिव अबंडेंस, ये आपको निकालनी आती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? 3 में प्रोटॉन के नंबर भी आते हैं, 4 भी गया, 5 भी गया, 6 भी आपको आता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 भी वही है 10 की पावर 17 वाला, 18। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 देखो आप जरा, एग्जाम्पल 8 आपको बताता हूँ, देखो क्या कहता है, 8/8/74 की रेडियस एल्यूमिनियम की 13Al27 की रेडियस 5 फर्मी है, ओके, तो 52 TE 125 की रेडियस बता कितनी होगी? तो बेटे आप जानते तो हो R प्रोपोर्शनल टू A की 1/3। सर अभी किया तो था पीछे अपने, ये रहा है ना? तो अब तो कर लोगे ना अच्छे से। पहले R 5 है तो A 27 की पावर 1/3, अब R निकालना है 125 की पावर 1/3, ठीक है ना? 27 को 3 की पावर 3 क्या दोगे? करके दिखाऊंगे, हो जाएगा 5/8 R, 3 की 3 से 3 कट गया 3 आ जाएगा, नीचे 5 का क्यूब 5 आ जाएगा, तो R आ जाएगा 15/3 ना, 25/3। क्या कुछ और हो गया? इसकी 5 फर्मी है, अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 फर्मी, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में डाल दिया 6 फर्मी, कोई बात नहीं, फिर यहाँ 6 कर दो और क्या करें, तो 3 से गया 2, 10 फर्मी आंसर आ गया, हाँ 10 निकाला हुआ बंदे ने। सिमिलरली 9th क्वेश्चन है, द वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आप सभी लोग बच्चों टाइप ए करना आज, चलो आज थोड़ा ना प्रॉब्लम्स वगैरह बताने में समय निकल गया, एग्जाम्पल 1 से 9 कर लेना, ठीक है जी? और अब आओ न्यूमेरिकल्स पे, पीछे प्रॉब्लम हो प्रैक्टिस पे, ये भी 1 से 9 है, 1 से 9 ये कर लेना। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ना मैं आपको उसके आंसर बोल देता हूँ, ठीक है ना? तो आपको बस ये कल मैं आपको ना ये काम पूरा करके कल इसके निशान भी लगवा दूंगा, काफी न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। अब जैसे ये 4th क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, पढ़ना आप घर जाके, आंसर का लगा हुआ है 10 की पावर 17, क्या पूछ रहा है भाई? क्या पूछ रहा है? डेंसिटी। अभी 5वां क्वेश्चन है, आंसर देखो 0.511 क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और न्यूट्रॉन की एनर्जी। अच्छा, इसने किसकी दे दी? मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये बेवकूफ आदमी है, चक्के मास दे रखा है 1.67, जबकि प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.66। तो ठीक है यार, अब 66 की तो हमें पता है 938 होती है, 67 है 940 कर आना। बाकी ना अगर थोड़ी बहुत एक्यूरेसी में गड़बड़ होती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। हाँ, क्वेश्चन 6 का आंसर है 10 की पावर 14, याद आ गया रेशियो। अच्छा, क्वेश्चन 8 का आंसर है 10 की पावर 17, ये भी समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन 9 का आंसर है 10 की पावर -15, तो पक्की बात है रेडियस पूछ रहा होगा, ठीक है सर? तो मेरे हिसाब से तो काम ठीक चलना चाहिए, है ना? और एक कहीं कहीं यूज हो रहा है, मैं इसको मॉडर्न फिजिक्स में अच्छे से यूज करूंगा, hν hc/λ, जानते हो एनर्जी। लो सर, तो ये प्रोग्राम सा है, ठीक है ना? तो आज आपको बीटा डीके का कंफ्यूजन भी दूर कर दिया, बाइंडिंग एनर्जी का भी कर दिया, थोड़ी सी ये डेफिनेशन न्यूक्लियस की, डेंसिटी की, ये सारी करा दी मैंने, और ये
17, 18, 20 न्यूमेरिकल दे दिए। अब आप इतना काम कर लीजिएगा। अब कल के लेक्चर में कम से कम 30-35 तो न्यूमेरिकल दूंगा, कुछ इधर की कहानियां और कराऊंगा, और कल निशान भी लगवाऊंगा। उसके बाद देखते हैं क्या बच गया अपना, फिर सोचेंगे आगे। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।